Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.2 YouTube channel classes, and in this session we are going to discuss about non-constitutional bodies, गैर संवैधानिक संस्था। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार पहले उसको देख लीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस सेशन में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संविधान में तो नहीं है लेकिन बॉडी तो है, सिग्निफिकेंस तो उनका है, तो ऐसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सीबीआई भी आती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके नाम से करप्शन वाले थर थर कांपते हैं। ये सीबीआई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी वो कुछ रेगुलेटरी बॉडी होती है और कुछ क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। आइए देखते हैं। देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में स्टैट्यूटरी बॉडीज़, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? संतनम कमिटी रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। तो संतनम जी तो हैं, संतनम जी का नाम तो बहुत से कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो सही लग रहा है। सीबीआई कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सीबीआई किधर गया? क्वेश्चन ये है, सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि सीबीआई कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सीबीआई तो होम अफेयर्स के अंडर आती है ना? आती है? नहीं आती है। सो इसमें सिर्फ संतनम कमिटी रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई इज द करेक्ट ऑप्शन। सीबीआई कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये राइट स्टेटमेंट नहीं है। अभी तक अगर आप ये जानते थे कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, अमित शाह के अंदर आती है, अमित शाह जी के अंदर आती है, तो ऐसी बात नहीं है। सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, तो किसके अंदर आती है? आइए देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963। संतनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन recommended formation of CBI. It was by a resolution of Ministry of Home Affairs. So CBI जो है 1963 में इस्टेब्लिश हुई। संतनम कमेटी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर बनी थी, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये इस्टेब्लिश हुई, और इट वाज बाय रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो होम मिनिस्ट्री के रिजोल्यूशन के द्वारा ये बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द सीबीआई इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है ये। बाकी सब इंस्टीट्यूशन तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ईएसआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। डेराइविंग इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, और उसी से इसको पावर मिलता है। लेटर ऑन सीबीआई वाज ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। आपने सही सुना, इसको लेटर ऑन सीबीआई वाज ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। सो सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में ट्रांसफर हो गई। करेंटली इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस। It comes under the administrative control of Department of Personnel and Training of the Ministry of Personnel. So ये DOPT के अंदर में आती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता
तो कितने लोग सही करके आते, सोच लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि सीबीआई जो आती है वो डीओपीटी के अंदर आती है। 80% लोग मार करके आ जाएंगे कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जबकि सीबीआई डीओपीटी के अंदर आती है। द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1941 वाज मर्ज्ड विद द सीबीआई। सो एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था जो 1941 में बना हुआ था, उसी को सीबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। सीबीआई इज प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जांच करने वाली ये संस्था है, ये playing an important role in prevention of corruption. It also provides help to the Central Vigilance Commissioner. So Central Vigilance Commission को भी ये हेल्प करती है, असिस्ट करती है। कौन? सीबीआई। किस चीज़ में? इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन करने में ये सीवीसी को भी हेल्प करती है। और क्या है विजन ऑफ सीबीआई? विजन ऑफ सीबीआई, मोटो ऑफ सीबीआई, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इनका विजन है, मोटो है। विजन ऑफ सीबीआई टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड direction to police forces and to act as the nodal agency for enhancing interstate and international cooperation in law enforcement. Vision, motto, mission, vision. Vision of CBI based on its motto, mission and the need to develop professionalism, transparency, adaptability to change and use of science and technology in its working. CBI will focus on, क्या इनका ड्यूटी हो गया? कम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, इवॉल्व इफेक्टिव सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, हेल्प फाइट साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, क्रिएट अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट दैट इनकरेजेस टीम बिल्डिंग, फ्री कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, support state police organization and law enforcing agency in national and international cooperation, play a lead role in the war against national and international organized crime, uphold human rights, protect the environment, art, antique and heritage of our civilization, develop a scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, strive for excellence and professionalism in all spheres of functioning so that the organization rises to high levels of endeavor and achievement. So CBI का काम क्या क्या है? एक तो ये करप्शन से लड़ती है, उसके बाद से ये ऐसा सिस्टम इवॉल्व करती है इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का, जो सक्सेसफुल हो, साइबर क्राइम से भी लड़ती है, टेक्नोलॉजी से किसी को भी अपना हेल्प बनाती है, एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, स्टेट पुलिस एंड अदर इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इरेडिकेट करने में भी हेल्प करती है, ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंट, आर्ट, एंटीक, हेरिटेज और सिविलाइजेशन इसको भी अपहोल्ड करती है, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को भी डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ सीबीआई? इसमें सीबीआई का फंक्शन कौन सा है जी? सीबीआई इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। ठीक है। सीबीआई डज नॉट handle cases related to infringement of fiscal and economic laws. Does not handle, ये गलत है, ये 2 गलत है, 1 सही है। CBI इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। आइए देखते हैं फंक्शंस, देखते हैं फंक्शंस ऑफ CBI। केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी
ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज इन्वेस्टिगेटेड बाय इट। यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा ब्राइबरी होता है, करप्शन होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। केसेस रिलेटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज, customs and central excise income tax are also investigated. So economic laws, custom, central excise, income tax, इनसे भी related जो cases होते हैं उनको भी investigate करती है। But such cases are taken on request of the concerned department or CBI acts as a consultant to them. उनके specific agency के request पर CBI उनको help करती है। Grave crimes of national and international effects committed by organized gangs are also investigated. So national international level के जो crimes हैं उनको भी investigate करती है। Activities of anti-corruption agencies and various state police forces are coordinated by CBI. So CBI से कई प्रकार के स्टेट पुलिस एजेंसीज हैं जो एंटी करप्शन का काम करती हैं, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। State government can request CBI to take up any case of public importance for investigation. यहाँ पर आकर के चीज़ें अटकती नज़र आती हैं। क्या है, CBI सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल से रिलेटेड चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर स्टेट से रिलेटेड इन चीज़ों को तभी वो इन्वेस्टिगेट करेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है CBI को कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करें। अगर स्टेट गवर्नमेंट CBI को रिक्वेस्ट करती है कि हाँ CBI इसका इन्वेस्टिगेशन करे, तभी CBI उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, नहीं तो मुश्किल है। और यही स्टेट में करप्शन के सबसे बड़े तंत्र साबित हो रहे हैं। उनको रोकने में मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि CBI अपने आप वैसी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में नहीं ला सकती है। CBI मेंटेन्स एंड शेयर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड क्राइम स्टैटिस्टिक्स। सो CBI जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी करती है, क्राइम रिकॉर्ड मेंटेन भी करती है और क्राइम स्टैटिस्टिक्स शेयर भी करती है कंसर्न एजेंसीज के साथ। CBI नॉर्मली रिस्ट्रिक्ट्स इट्स एम्बिट टू एंटी करप्शन ऑफेंसेस कमिटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो CBI का मेन काम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा अगर कुछ करप्शन होता है उनको रोकना, मेन काम है। इट इज़ ओनली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी, तभी जा कर के स्टेट के जो क्राइम है, मर्डर है, किडनैपिंग है, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। CBI इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। यही स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। CBI हैज ए सेपरेट इंटरपोल विंग टू कोऑर्डिनेट विद इंटरपोल्स मेंबर नेशंस। CBI एंड स्टेट पुलिस में क्या तालमेल है? स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इज ए डिवीजन ऑफ CBI। ठीक है। इट इज सप्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस। फॉलोइंग प्रोविजन हेल्प अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ केसेस। द केसेस विच सब्सटेंशियली इन्वॉल्व यूनियन गवर्नमेंट्स अफेयर्स आर एम्प्लॉयज आर टेकन up by the SP, they may involve some state government employees. The cases which substantially involve state government affairs or employees are taken up by the state police force. They may involve some union government employees also. किसी न किसी भी तरीके से अगर यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई इन्वॉल्व है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के कुछ इंटरेस्ट उससे इन्वॉल्व है, तब CBI का रोल वहाँ पर शुरू होता है। नहीं तो वो स्टेट का रोल है, स्टेट ही करेगी। स्टेट अगर रिक्वेस्ट करे CBI को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर ऑर्डर करे, तब CBI किसी भी प्रकार के केस को इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कमिटी विच रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। CBI जो इतनी बड़ी संस्था है, उसके डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जो कमिटी होती है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, ओनली CVC होते हैं, ओनली CVC इसमें होते हैं। इसमें होम मिनिस्टर नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। CBI Academy is located at Ghaziabad.
उत्तर प्रदेश। सो CBI एकेडमी कहाँ है? गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में नहीं लिखना है। It started functioning in 1996. CBI has the following divisions: Anti-Corruption Division, Administrative Division, Directorate of Prosecution, Central Forensic Science Laboratory, Economic Offences Division, Special Crime Division, Policy and International Police Cooperation Division। ये सब CBI के divisions हैं। Composition of CBI: a director heads the CBI, a special director or an additional director assists the director. It has joint directors, deputy inspector general, superintendent of police and all other usual ranks of police personnel. It also has some law officers। होना है ना, प्रोसिक्यूशन कराना है तो लॉ ऑफिसर्स तो होंगे, इनके पास प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं, सो इसलिए इनके पास लॉ ऑफिसर भी होते हैं। CBI इज हेडेड बाय डायरेक्टर, उनको डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। उसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस के जितने रैंक होते हैं वो सब लगभग होते हैं CBI के साथ। बाय द CVC एक्ट ऑफ 2003, डायरेक्टर ऑफ CBI हैज़ बीन गिवन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ 2 years। सो CVC एक्ट 2003 में के द्वारा CBI के डायरेक्टर को 2 साल का टेन्योर का गारंटी दिया गया है। 2 साल, 2 year उनका टर्म का सिक्योरिटी होता है। मैकेनिज्म फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ CBI एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ SP एंड अबव इन द CBI हैज आल्सो बीन गिवन बाय द CVC एक्ट 2003। सो जो सिलेक्शन प्रोसेस है CVC में, उसको भी CVC एक्ट, जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है CBI में, वो भी CVC एक्ट 2003 से ही जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर ऑफ CBI इन रोल ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। फिर से समझते हैं। द डायरेक्टर ऑफ CBI, डायरेक्टर ऑफ CBI का एक दूसरा रोल भी है, इन द रोल ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, सो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के ये IG होते हैं, एंड इन दैट सिचुएशन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बाय द CVC एक्ट 2003। CVC एक्ट 2003 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। The superintendent of Delhi Special Police Establishment now rests with the Union Government except investigation of offences which come under the Prevention of Corruption Act 1988, in which the superintendents still rest with the CVC। So अभी क्या हो गया है, CVC एक्ट के द्वारा Superintendents of Delhi Special Police Establishment is rest with the Union Government, but investigation part जो है वो अभी भी CVC के साथ है। A committee recommends Union Government regarding Director of the CBI। So उस Director of CBI को जो कमिटी रिकमेंड करती है उसमें कौन कौन है? कमिटी कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज चेयरमैन। CVC के चेयरमैन जो होते हैं वो CBI डायरेक्टर को नियुक्त करने वाली कमिटी के चेयरमैन होते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं उस कमिटी के चेयरमैन होंगे, उसके बाद से विजिलेंस कमिश्नर होंगे, और सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी, विजिलेंस कमिश्नर एंड चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये 4 लोगों की कमेटी होती है, और ये 4 लोगों की कमेटी डिसाइड करती है कि CBI डायरेक्टर किसे बनाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कंपोजिशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा सत्य है? सेंट्रल कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, the commission does not have statutory status।
सीबीसी के बारे में हो रहा है। तो सीबीसी तो अभी स्टैट्यूटरी हो गई ना, 2003 का एक्ट अगर बन गया तो स्टैट्यूटरी तो हो गई, तो इसमें सिर्फ वन सही लग रहा है। सो वन इज द ओनली करेक्ट आंसर। द सेंट्रल कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट, ये सही है। द कमीशन डज नॉट हैव स्टैट्यूटरी स्टेटस, ये रॉन्ग है। सीबीसी डज हैव, सीबीसी डज हैव स्टैट्यूटरी स्टेटस। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सो सीबीसी इट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग करप्शन एंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन 1964। सो सीबीसी की भी जो स्थापना हुई वो 1964 में हुई, ठीक है। संदनम कमिटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिकमेंडेड इट्स फॉर्मेशन। पहले जो हम पढ़ रहे थे सीबीआई के बारे में पढ़ रहे थे, अभी जिस तरह से सीबीआई की स्थापना संतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ, उसी तरीके से सीबीसी की भी स्थापना संतनम कमेटी के ही रिकमेंडेशन पर हुआ है। It was only recently in 2003 that a law was passed giving statutory status to CBC। 2003 में एक लॉ पास किया गया। 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो उस समय लॉ पास किया गया और उस समय सीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, नहीं तो उससे पहले वो नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी। This authorized the CBC as the designated agency to receive written complaint for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office and recommend appropriate action। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाने के बाद से सीबीसी के पास अभी पावर हो गया, अभी वो डेजिग्नेटेड एजेंसी हो गई है कंप्लेन को रिसीव करने के लिए। पहले कंप्लेन को रिसीव करने के लिए इसके पास पावर नहीं था, कंप्लेन पुलिस रिसीव करती थी और वहाँ से रेफर होकर के आता था इनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए। कंपोजिशन ऑफ सीबीसी क्या है? सीबीसी है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज ए चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, thus इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। सो अधिक से अधिक 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर कमेटी। 3 मेंबर एक कमेटी होती है और उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीबीसी के डायरेक्टर्स को प्रेसिडेंट महोदय अपॉइंट करते हैं। ये कमेटी कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये सीबीसी की बात हो रही है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। इससे पहले हम सीबीआई की बात कर रहे थे, तो सीबीआई में ये लोग कोई भी नहीं थे। सीबीआई में क्या था? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उसके बाद से विजिलेंस कमिश्नर, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी और उसके बाद से होम सेक्रेटरी। 4 लोग थे जो सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करने वाली कमेटी के मेंबर थे। जब सीबीसी की बात आती है तो सीबीसी को नियुक्त करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 4 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। क्या है? ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाला है, क्योंकि सेंट्रल में जितनी भी सर्विसेज हैं स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, उनमें लिखा है फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। 6 years सब जगह लिखा है। सीबीसी में 4 year है, सीबीआई का फिक्स है 2 year, उसमें 65 भी नहीं देखना है। तो ये तो छोटे छोटे डिफरेंस है और इसको हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वंस देयर टेनर इज ओवर। सीधी सी बात है, अगर इनको लगेगा कि मुझे फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है, तो ये इम्पार्शियल होकर के अपना ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इनकी इम्पार्शलिटी को मेंटेन करने के लिए डिसाइड किया गया है कि आपका लास्ट जो पोस्ट होगा वो सीबीसी का होगा। एक बार आपने सीबीसी का ड्यूटी परफॉर्म कर लिया, अब आप कहीं भी ड्यूटी नहीं कर सकते। आप पेंशन लीजिए और बुढ़ापा एंजॉय कीजिए। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट महोदय रिमूव कर सकते हैं इफ़ ही इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट
कन्विक्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटी में आ जाते हैं, कोई बॉडली और माइंड इन्फॉर्मिटी हो जाती है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लेते हैं, तो इन 5 कंडीशन में इनको प्रेसिडेंट महोदय हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर फॉर proved misbehavior, incapacity, but in that scenario he has to refer the matter to the Supreme Court for inquiry. Inquiry के बाद ही हटा सकते हैं. If the Supreme Court on inquiry finds the person guilty and advises the same, the President can remove the chairman or a member. Central Vigilance Commissioner and Chairman of UPSC have similar salary allowances. So CBC UPSC के पैरेलल में है. UPSC क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 310 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. CBC क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है. 2003 CBC एक्ट 2003 से ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गए हैं, बट इन दोनों के सिमिलर सैलरी एंड अलाउंसेज है. द विजिलेंस कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ UPSC हैव सिमिलर सैलरी अलाउंसेज. सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी वेरीड अगेंस्ट द CBC और एनी विजिलेंस कमिश्नर. इनका सर्विस कंडीशन चेंज नहीं कर सकते एक बार ज्वाइन करने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ CBC. CBC के फंक्शन के बारे में इसमें से कौन सा सत्य है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी विच रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट. देखिए अभी पहले हमने CBI देखा, CBI के बाद CBC हमने देखा, CBC के बाद अब ED के पास आ रहे हैं. ये ED वही है जो बहुत से भ्रष्टाचारियों के नाक में दम कर रखी है. सो ये कह रहे हैं कि जो ED के जो डायरेक्टर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट की जाती है, उस कमेटी के चेयरपर्सन CBC होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, CBC गिव्स डायरेक्शंस टू द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. और ये दोनों सत्य है, दोनों सत्य है. इसका मतलब ये हुआ कि CBC जो है CBI के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में भी मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और ED के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में भी चेयरपर्सन होते हैं. तो CBC जो है इनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को भी डायरेक्शन देते हैं, CBC देते हैं 2003 के एक्ट के द्वारा. आइए देख लेते हैं. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इंक्वायर और cause an inquiry or investigation on a reference made by the union government for corruption offense against union government of public servant under the Prevention of Corruption Act 1988. So CBC का काम क्या है? ये भी इंक्वायरी करती है, ये भी करप्शन के अगेंस्ट में इंक्वायरी करती है जो करप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ हो. और ये जो करती है इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ डन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, PCA एक्ट 1988 इसको बोलते हैं. एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली पुलिस, ये आपने क्वेश्चन में देख ही लिया है. गिव डायरेक्शन टू द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट फॉर डिस्चार्जिंग, ये भी क्वेश्चन में देख लिया है. रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन ऑफेंसेस कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है. एडवाइज यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ व्हेन आस्क्ड, जब पूछा जाए तो ये भारत सरकार को अपनी सलाह भी देते हैं. एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और इट्स, ठीक है. इंक्वायर्स इनटू कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर disclosure and recommend appropriate action, ठीक है. CBC is consulted by the union government while making rules and regulations governing the vigilance and discipline matters relating to the members of central and all India services. So CBC का जो मेन काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर से ही है. द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज चेयरपर्सन ऑफ द 2 कमिटी, इसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं. 2 कमिटी के ये चेयरपर्सन होते हैं, एक वो जिससे CBI डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं और एक वो जिससे ED डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं.
Recommendations of these committees are considered by Union government while appointing the director of Delhi Police Special Police Establishment and director of enforcement. ठीक है. The committee also recommends appointment of high level officers in same Delhi Special Police Establishment and Directorate of Enforcement. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. एनडीसी का नाम तो आपने सुना ही होगा. अगर नहीं सुना है तो पंचवर्षीय योजना की एक अच्छी खासी वीडियो है, उसको जा करके एक बार देख लीजिए. एनडीसी को बढ़िया से समझ लेंगे. एनडीसी जो थी वो सुपर कैबिनेट हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन के ज़माने में. जो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, 5 ईयर प्लान में एनडीसी सुपर कैबिनेट हुआ करती थी. कि इसकी स्थापना 1952 में 12 मई 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था. द एनडीसी इज स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एनडीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, लेकिन योजना आयोग के लिए कोई स्टैट्यूट भी नहीं बना था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं लगती है. सो ये गलत हो सकता है, चेक करेंगे. द एनडीसी है चीफ मिनिस्टर इन ऑल स्टेट्स. ये तो सही है. एनडीसी इज द हाईएस्ट बॉडी बिलो द पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मैटर्स विद रिगार्ड टू प्लानिंग. ये भी सही है. तो 2 और 3 सही लग रहा है. आइए देखते हैं. 2 और 3 सही है. डिस्कशन, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, ये नॉन स्टैट्यूटरी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इट वाज इस्टाब्लिश्ड इन अगस्त 52 दिए हैं ये. ठीक है, इट वाज इस्टाब्लिश्ड इन अगस्त 52. हमने तो कहीं 12 में पढ़ा है, चेक कर लेंगे. बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वाज on the recommendation of the first 5-year plan. ठीक है. NDC act as a link between the union government, state government and planning commission in the field of planning to bring about coordination of programs. So NDC क्या करती है, एक लिंक के रूप में काम करती है. किसके किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लानिंग कमीशन के बीच में. द ड्राफ्ट 5-year प्लान प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन इज सेंट टू द यूनियन कैबिनेट. सो जो ड्राफ्ट 5-year प्लान होता है वो प्रिपेयर करके यूनियन कैबिनेट को भेजा जाता है, और जब यूनियन कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है तो ऑन अप्रूवल इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द एनडीसी फॉर इट्स एक्सेप्टेंस. सो यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये एनडीसी के पास जाता था, इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता था. देन द प्लान इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट. विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल इट बिकम्स ऑफिशियल प्लान and published in the official gazette. Thus, NDC is the highest body below the parliament responsible for policy matters with regard to planning, but it is an advisory body to the planning commission. Its recommendations are not binding. It makes its recommendations to union and state governments. It should meet at least twice every year. MCQ, most important MCQ. साल में कम से कम 2 बार इनको मिलना चाहिए. किनको? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को. इनका कंपोजिशन देख लेते हैं. एनडीसी हैज द फॉलोइंग मेंबर्स. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज इट्स हेड. ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स. मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट. ये क्वेश्चन में था. चीफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटोरीज. Secretary of the Planning Commission is the secretary to the NDC. NDC is also given administrative and other assistance by the Planning Commission. Objective क्या होते थे इनके? Secure cooperation of state in execution of 5-year plan. 5-year प्लान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार का भी समर्थन का ज़रूरत पड़ता था. वो काम एनडीसी किया करती थी. Promote common economic policies in all vital spheres. Strengthen and mobilize the efforts and resources to support the plan. Balanced and rapid development of all parts of India. Functions. Prescribe guidelines for preparation of the national plan. ठीक है. Consider national plan prepared by Planning Commission. ठीक है. Assess resources needed to implement the plan. ठीक है. Suggest measures to augmenting the resources. ठीक है. Recommend measures to achieve target set in national plan. ठीक है. Consider
क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। रिव्यू वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान पीरियडिकली, ठीक है। देखिए ऐसा है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है और इसका जो फंक्शन है, इसको मोटे तौर पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 5 ईयर प्लान का जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वो प्लानिंग कमीशन एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करता था। वो ड्राफ्ट प्लान कैबिनेट के पास भेजा जाता था, कैबिनेट उस पर डिस्कस करती थी और कैबिनेट उसको अप्रूव करती थी। जब कैबिनेट उसको अप्रूव कर लेती थी तब कैबिनेट उसको एनडीसी के पास भेजती थी। एनडीसी उसमें उसका एनालाइज करती थी, प्लस माइनस करती थी, और उसके बाद से जो एनडीसी ने फाइनल कर दिया वहीं पार्लियामेंट में भेज दिया था अप्रूवल के लिए। यही इसका मोटा मोटा चीज़ समझना है। अगर इतनी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन समझ में आ ही जाएंगे। What new amendments were carried out by the Protection of Human Right Act 2006? अभी हम ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट एक्ट जो है इसका अमेंडमेंट हुआ है 2006 में। तो अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डिक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 3. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन विजिट jails even without prior information to the state government. Chairperson and members of the NHRC can address their resignation in writing to the President. NHRC can transfer complaints received by it to the concerned State Human Right Commission. और इसमें all the above सही है, all of the above सही है। इसमें number of members of SHRC डिक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 3। ये 2006 एक्ट की अमेंडमेंट की बात हो रही है। पहले SHRC में 5 मेंबर थे, अभी 3 हो गए हैं। NHRC कैन विजिट जेल्स विदाउट प्रायर इंटीमेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये NHRC के पास पावर है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द NHRC कैन एड्रेस देयर रिजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। NHRC कैन ट्रांसफर कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय इट टू द कंसर्न स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस। आइए इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2006। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डिक्रीज फ्रॉम 5 to 3। 5 पहले मेंबर हुआ करते थे, इसके बाद 3 हो गए। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ HSRC चेंज्ड। NHRC कैन ट्रांसफर कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय इट टू द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। Investigating agency of Human Right Commission strengthened. Commission can recommend award of compensation even during the course of inquiry. NHRC can visit jails even without prior intimation to the state government. Procedure for recording of evidence of the witness strengthened. So, Human Right Amendment Act 2006 के द्वारा कुछ अमेंडमेंट किए गए। पहला अमेंडमेंट ये था कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो 5 मेंबर एजेंसी हुआ करती थी उसको घटा करके 3 मेंबर एजेंसी कर दिया गया। उसके बाद से उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेंज किया गया। उसके बाद से अगर कोई कंप्लेन NHRC के पास जा रहा है तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं SHRC के पास, वैसा किया गया। उसके बाद से जो उनकी इन्वेस्टिगेशन मशीनरी थी उसको स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया। उसके बाद कमीशन जो है कैन रिकमेंड अवार्ड ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन को ये अवार्ड कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। और NHRC जो है किसी भी जेल में कभी भी विजिट कर सकती है बिना किसी परमिशन के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के। एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ विटनेसेस स्ट्रेंथन। सो ये अमेंडमेंट से NHRC जो है मजबूत हुई है। चेयरपर्सन ऑफ NHRC आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कमीशन, ठीक है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द NHRC कैन एड्रेस देयर रेजिग्नेशन टू राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। तो चाहे चेयरपर्सन हो और चाहे मेंबर्स हो, ये सब प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन भेज सकते हैं। Chairperson and members of the SHRC can address their resignation in writing to the governor of the state concerned. तो NHRC का जो रेजिग्नेशन होगा प्रेसिडेंट के पास होगा, और SHRC जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उन लोगों को रेजिग्नेशन देना होगा तो वे
गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट को देंगे। अब्सेंस ऑफ एनी मेंबर इन सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ NHRC और SHRC विल नॉट न्यूलिफाई द डिसीजन टेकन बाय सच कमिटी। तो कमेटी के कुछ मेंबर होते हैं, वो मिलजुल करके NHRC और SHRC इन दोनों के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं। अगर किसी कारण से कोई मेंबर अब्सेंट हो, सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर अब्सेंट हो, तो जो डिसीजन लिया गया है उसको आप न्यूलिफाई नहीं कर सकते। जो डिसीजन लिया गया है वो सही रहेगा अब्सेंस में भी। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट and the chairperson of National Commission for Scheduled Tribes shall be deemed to be member of the NHRC. So NHRC के डीम्ड मेंबर जो हैं वो SC/ST कमीशन के चेयरमैन होते हैं। The act allowed the central government to notify future international covenants and conventions to which protection of human right act would be applicable. ये रहा ह्यूमन राइट के बारे में। तो आपने इससे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल 310 में, सॉरी आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन आता है, आर्टिकल 310 में UPSC आता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं, फिनेंस कमीशन आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST होते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हमने पढ़ा, CAG को हमने पढ़ा, अटॉर्नी जनरल को हमने पढ़ा, एडवोकेट जनरल को हमने पढ़ा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमने प्लानिंग कमीशन को देखा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हमने देखा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की चर्चा की है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की चर्चा की है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी चर्चा हम RTI एक्ट में पहले ही कर चुके हैं। आप इसके लिए RTI का प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की चर्चा हम इसी में किए, CBI की चर्चा हम इसी में किए, लोकपाल और लोकायुक्त की चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 क्लासेज लेकर के, एक क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में चर्चा किया और दूसरे क्लास में हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में चर्चा किया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगती है तो एक वीडियो को 3 बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्रयत्न करके देख लीजिए। आज का नीति श्लोक, आज का नीति श्लोक ये है, अग्निशेषम ऋणशेषम, अग्निशेष ऋणशेष शत्रुशेषम तथैव च। मतलब अग्निशेष बच जाए, ऋण शेष बच जाए, शत्रु शेष बच जाए तो क्या करना चाहिए? पुनः पुनः प्रवर्धते, ये फिर से बढ़ जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी अग्निशेष बच गई वो फिर से बढ़ जाएगी। थोड़ा सा भी ऋण बच गया तो उस पर लोन, उसका जो इंटरेस्ट है वो फिर से बढ़ जाएगा। और अगर शत्रु बच गया तो मौका निकाल करके अपना घात जरूर करेगा। इसलिए नीति क्या कहती है कि तस्मात् शेषम न करायत, मतलब इनको बिल्कुल ही, अगर अग्नि को बिल्कुल ही समाप्त कर देनी चाहिए, ऋण को बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए और शत्रु भी अगर बस में चले तो बिल्कुल ही समाप्त कर देनी चाहिए। ये तीनों अगर बच जाते हैं तो आज नहीं तो कल ये दुखदायी साबित होते हैं। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। यदि कोई आग, ऋण या शत्रु अल्प मात्रा अथवा न्यूनतम सीमा तक भी अस्तित्व में बचा रहेगा तो भी वो बार बार बढ़ेगा। प्रैक्टिकल समझ लीजिए आप। अगर कोई आग, ऋण, शत्रु अल्प मात्रा अथवा न्यूनतम सीमा तक भी अस्तित्व में बचा रहेगा तो वो बार बार बढ़ेगा। अतः इन्हें थोड़ा सा भी बचा नहीं रहने देना चाहिए। इन तीनों को संपूर्ण रूप से समाप्त ही कर डालना चाहिए। इसी में मनुष्य का हित है। आपका अपना SGKG स्टडी चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए टिप्स और कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।